नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन की सीरीज के अंतर्गत आज हमारा ये 15वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की। ठीक है ना। मुख्य कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के सेशन में हमने मुख्य कार्यपालिका के सामान्य अर्थ को, उसके महत्व को समझने का प्रयास किया था। ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन को देखने से पहले, अर्थात लेक्चर नंबर 15 देखने से पहले लेक्चर नंबर 14 देखना कंपलसरी है। तो जहां जहां आवश्यक लगता है ना, मैं बोल देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सी बेसिक सी बातें हमारी इससे पहले के लेक्चर में, मुख्य कार्यपालिका वाला लेक्चर में हो चुकी है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्टली भी आप चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर आपको आसानी से क्रम अनुसार पूरे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें कार्य और शक्तियां किसकी? मुख्य कार्यपालिका की। इससे पहले कार्यपालिका के बारे में समझ चुके थे हम लोग, है ना। चलिए सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जो भी स्टूडेंट पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं हमको, उन्हें बता दें यूट्यूब पे नए प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी जी के स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां पर आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कंप्लीटली, वो भी नोट्स के साथ में और निःशुल्क रूप से। कोई फीस, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा आप जहां पर अभी आप बीए के प्लेटफॉर्म पर जो आप लेक्चर देख रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मिल जाएगी। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइए, उसमें देखिए आराम से आपके सिलेबस की, आपके सब्जेक्ट के अनुसार प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देखिए आराम से, उसको देख मिल जाइए आपको। ठीक है ना। चलिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हमारा जो है मुख्य कार्यपालिका वाला कंसेप्ट चल रहा है, मुख्य कार्यपालिका वाला, और ये सेकेंड यूनिट का आज लास्ट लेक्चर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नजर डालिए एक नजर की आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहीं पर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि हमें पूरे लेक्चर के, आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्य कार्यपालिका जो है, मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसकी सीमाएं क्या क्या है, इन सब के बारे में हम कल बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि इस मुख्य कार्यपालिका के एक्चुअल में कार्य क्या है, मतलब क्या कार्य करती है, या फिर इसकी पावर की हम बात करेंगे। जब हम कार्यों की बात करते हैं, देखिए कार्य और शक्तियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वही कार्य करेगा जिसे करने की उसे शक्ति प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। तो कार्य वही कार्य करेगा ना जो उसको शक्ति प्राप्त है। इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ ही कार्य और शक्तियां भी इसके साथ में हमने जो इसमें इंक्लूड कर दी, साथ में जोड़ कर दी, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। एग्जाम में आपसे मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यही सब आपको कार्य लिखना है उसमें। चलिए, तो हम यहाँ पर दो प्रकार के कार्यों पर डिस्कस करेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक। अब राजनीति की दोस्तों, मुख्य कार्यपालिका की बेसिकली आप अच्छे अब तक आप समझ चुके हैं कि मुख्य कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? फील्ड में काम करना, जनता को सरकार से जोड़ना, जनता की सभी जितने भी उनके परामर्श होते हैं, उनकी राय होती है, जनता की इच्छा, जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाना, और जनता में अर्थात प्रशासन में जो है वहां पर दोस्तों प्रशासन को, जनता को मेंटेन करना, ये सारे कार्य मुख्य कार्यपालिका के ही होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए इनके फील्ड वर्क, मतलब फील्ड में काम करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे प्रशासनिक कार्य। लेकिन राजनीतिक कार्य किस प्रकार के होंगे? जो कार्य वो राजनीतिक रूप से करता हो उसे हम राजनीतिक कार्य कहेंगे। तो चलिए आइए अंदर चल के हम इसको अच्छे से समझेंगे, दोनों को सेपरेटली, अलग अलग। ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, ऐड हो जाइए अब, बंद बहुत हो गया आपका। सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करना दोस्तों, और वीडियो को पोस्ट करना, और ये जो प्रश्न है आपको दिख रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार रीड आउट कर लें, ताकि आपको पूरा लेक्चर, अंदर तक का पूरा जो लेक्चर है हमारा, वो कंप्लीट आपको समझ आएगा कि आपको लेक्चर में अंदर पढ़ना क्या क्या है। और एक बात और दोस्तों, एडिशनली यहाँ पर आप समझ लीजिए इस बात को, जब भी आप कोई पुस्तक भी पढ़ते हो तो टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को एक बार पढ़ जरूर ले, जिससे आपके दिमाग को एक ये संकेत मिल जाता है कि आपको इस टॉपिक में सर्च क्या करना है, ढूंढना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न पढ़ लियोगे आपने वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका की राजनीतिक कार्यों के बारे में।
मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों के बारे में। दोस्तों ऐसा समझिए, कार्यपालिका कौन होता है? हम कार्यपालिका की जब बात करते हैं, मुख्य कार्यपालिका की, मुख्य कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? मुख्य कार्यपालिका। तो मुख्य कार्यपालिका का अर्थ हुआ कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, तो अब लोक प्रशासन में हम मुख्य कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा आप सोच के देखिए अपने लेवल को आगे बढ़ा करके, तो आपको पता चलेगा कि यही मुख्य कार्यपालिका, अर्थात हम डायरेक्टली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तो जो हमारी कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है, इसलिए हम डायरेक्टली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब चूंकि दोस्तों आपको ये भी अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति भी सरकारों के साथ चेंज होते हैं, बदल जाते हैं, है ना, क्योंकि हर सरकार अपने अपने राष्ट्रपति को बिठाती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली समझिए इसको कि जो राष्ट्रपति है अर्थात कार्यपालिका का जो प्रधान है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से अटैच रहता है ना। मान लेते कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, तो वो अपने अनुसार या अपने ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए नियोजित करता है ना। ठीक है, तो इसके लिए अब उस मुख्य कार्यपालिका का कार्यपालिका प्रधान का भी अब यह दायित्व बनता है कि वो भी अपने दल की या अपनी सरकार के प्रति दायित्वों का निर्वहन करे, उसके प्रति उत्तरदायी रहे। राष्ट्रपति या कहें कि कार्यपालिका का प्रधान भी, उसके भी यह दायित्व होता है कि वो भी अपने राजनीतिक दल के हित में कार्य करे। तो इसीलिए दोस्तों आप जो ये पहली लाइन देख रहे हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि जो भी कार्यपालिका का प्रधान होता है वो व्यवस्थापिका या अपने राजनीतिक दल, किसका? व्यवस्थापिका या राजनीतिक दल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होता है, और यही इसी के परिप्रेक्ष्य में उसे अपने राजनीतिक दल का पूरा समर्थन भी होता है। इसको और समर्थन अपने राजनीतिक दल का और व्यवस्थापिका का समर्थन होना इसको बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्थापिका और राजनीतिक दल का समर्थन नहीं होगा तो इसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो ये किस प्रकार से अपनी सरकार के लिए काम करता है, जो मुख्य कार्यपालिका है या कार्यपालिका का प्रधान है या राष्ट्रपति है, ये किस प्रकार से अपने राजनीतिक दल के लिए काम करता है। दोस्तों अब आप जा समझते देखिए, जो व्यवस्थापिका है अर्थात जो राजनीतिक दल है जो अपनी सरकार बना करके संसद में भेजता है, तो व्यवस्थापिका के रूप में व्यवस्थापिका है जो संसद में बैठकर काम करती है। एकमात्र कार्यपालिका है जो फील्ड में काम करती है, अर्थात की एक्चुअल भूमिका निभाती है जनता और सरकार के बीच की। ठीक है ना? तो वास्तविक जो परिस्थितियां हैं वो किसको पता रहेगी? कार्यपालिका को। तो दोस्तों अगर जनता में जो है किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं घटती है, या फिर ऐसा समझिए कि अगर देश में कोई भी राष्ट्रपति के या कार्यपालिका प्रधान के राजनीतिक दल का या व्यवस्थापिका का या उसकी सरकार का कोई विरोध करता है, कोई आलोचना करता है, तो उन सबको देखने का काम ये कार्यपालिका ही करती है, और ये जो है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, ताकि सरकार के विरोध में अधिक से अधिक लोग खड़े ना हो पाए। मतलब कुल मिलाकर के हम सटीक रूप से अगर बोले तो ये जो है डायरेक्टली सरकार की अप्राकृतिक तत्वों से सरकार की रक्षा करती है, अपने राजनीतिक दल की रक्षा करती है। जैसा कि लिखा हुआ देखिए, अब सरकार की आलोचना कौन कौन करते हैं दोस्तों? अधिकतम तो समाचार, जितने भी मीडिया होता है, मीडिया है ना, मीडिया करता है। इसके अलावा सार्वजनिक जो सभाएं होती है वो, तो उनमें जो आलोचनाएं होती है सरकार की, उनसे बचाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो यही मुख्य कार्यपालिका करती है। और इस तरह से संसद के सदस्यों, जैसे संसद में भी जो विपक्ष सरकार, जो विपक्षी पार्टी होती है, उसके सदस्यों के द्वारा भी सरकार की आलोचना की जाती है। अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार की आलोचना की जाती है। तो उन सभी आलोचनाओं से प्रोटेक्ट करने का काम भी मुख्य कार्यपालिका ही करती है। क्लियर है? ताकि व्यवस्थापिका अर्थात उसकी जो सरकार है, संसद में जो बैठी हुई व्यवस्थापिका, वो सटीक रूप से और बिल्कुल फ्री होकर के अपना काम कर सके। ठीक है? इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, तो अपनी दल की उपेक्षा, देखिए किसी भी प्रकार से जो मुख्य कार्यपालिका होती है
मुख्य कार्यपालिका होती है वो अपने दल की उपेक्षा नहीं कर सकती। मतलब ये कि जो भी कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो अपने राजनीतिक दल के विरोध में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता होता है अगर विरोध में गए तो उसका राजनीतिक जो करियर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मतलब उसे हमेशा के लिए उस दल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो अपने दल के विरोध में नहीं जा सकता। तो दल की उपेक्षा करना उसकी राजनीतिक मृत्यु को बुलावा देना है। अतः कोई भी समझदार जो मुख्य प्रशासक होगा वो अपने राजनीतिक कर्तव्यों को उतनी ही गहनता के साथ में निभाएगा जितने की अपने प्रशासनिक कार्यों को। मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझे तो कोई भी मुख्य कार्यपालिका होगा, कोई भी प्रशासक होगा, वो राजनीतिक कार्यों को भी उतनी ही लगनशीलता के साथ में करेगा जितने की वो प्रशासनिक कार्यों को करता है, पूरी ईमानदारी के साथ में। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए दोस्तों, मात्र 4 पॉइंटों में आपको विशेष करके 3-4 चीजें आपको राजनीतिक कार्यों में लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। अब हम जो पूरे खुल के और पूरे विस्तार से जो पढ़ने वाले हैं, विशेष करके जो लेक्चर है वो विशेष करके हम बात इसमें करेंगे प्रशासनिक कार्यों की। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो कार्य होता है ना, वो प्रशासनिक कार्य ही होते हैं, है ना। तो देखिए, अब ये तक आप समझ ही चुके हैं कि जनता और सरकार के बीच में जो संपर्क बनाने का काम होता है कौन करता है दोस्तों? तो वो ये मुख्य कार्यपालिका ही करती। भाई कार्यपालिका ही करेगी ना, तो कार्यपालिका ही तो वास्तविक रूप से फील्ड में आके काम कर रही है ना यार, जनता और सरकार के बीच में, है ना। क्योंकि संसद मतलब व्यवस्थापिका तो कोई बीच में आके काम करती नहीं है, और न्यायपालिका तो सिर्फ न्याय देने का काम करती है। अब जो मात्र कार्यपालिका ही बची है, और कार्यपालिका ही जितने भी आप प्रशासनिक अधिकारी देखते हो अपने आसपास में, अपने किसी भी फील्ड में, सिर्फ न्यायालय को छोड़ करके, वो सारे प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। क्लियर है? तो जनसंपर्क के कार्यों के द्वारा प्रशासक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसके समर्थन में लोकमत का निर्माण करता है। मतलब ये कि कार्यपालिका जो है डायरेक्टली जनता के बीच में आकर के काम करती है और अधिक से अधिक अपनी सरकार के लिए समर्थन जुटाने का कार्य करती है। जैसे जैसे ही उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विरोधी प्रकृति उत्पन्न हो रही है, तो वो उसके निवारण के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है, जरूरी कदम, आवश्यक कदम उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। क्लियर है? तो 3-4-5 बातें यहाँ पर आपको लिखना आवश्यक है राजनीतिक कार्यों के तहत, है ना। सबसे पहले आप दिखा देंगे कि भी जो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका किसके सहयोग से बैठती है? अपने राजनीतिक दल के सहयोग से। अब राजनीतिक दल मतलब जिस दल की सरकार है अभी, उसी दल का एक व्यक्ति मुख्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल की सरकार अब होती है, उसी दल का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, शुरू से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है, या कहें कि जो भी कार्यपालिका का प्रधान बनता है, वो अपने राजनीतिक दल के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। अगर वो अपने राजनीतिक दल का विरोध करेगा तो भाई उसको निकालने देंगे अपने दल से, वो दल से निकल गया तो उसका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और कार्यों की अगर बात करें तो डायरेक्टली आप दिमाग से भी इतना रखना कि कार्यपालिका ही वो है जो कि जनता के बीच में जाके प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और अपनी सरकार के समर्थन में जो है जनमत को जुटाता है। जनमत मतलब कि लोगों का समर्थन जुटाता है ताकि अगली बार से फिर से उनकी सरकार बने। तो इस प्रकार के कुछ प्रमुख कार्य कार्यपालिका के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में किए जाते हैं। किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है ना। अब अगर आगे दोस्तों हम बात करें प्रशासनिक कार्यों की, तो दोस्तों प्रशासनिक कार्यों में आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, पोस्ट कार्य। क्या याद रखना है? पोस्ट कार्य। और ये पोस्ट कार्य का एक सिद्धांत है। किसने दिया था दोस्तों? तो ये लूथर गुलिक ने दिया था। ये बहुत प्रसिद्ध है। लगभग दोस्तों जितनी भी कंट्रियां हैं, जो भी दोस्तों लोक प्रशासन को पढ़ाते हैं या अपने प्रशासन में उसका कोई हिस्सा है, प्रत्येक कंट्री के द्वारा इस पोस्ट कार्य सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया ये पोस्ट कार्य का सिद्धांत। अब जरा थोड़ा सा हम प्रशासनिक कार्यों की अगर दोस्तों हम बात करें, तो कार्यपालिका मुख्य प्रशासक के रूप में सभी प्रशासकीय गतिविधियों और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। अब जैसा कि आप शुरू से ही समझते आ रहे हैं, भाई न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है। तो अब ये जो बाकी काम बचा है,
जनता और सरकार के बीच में, जनता के बीच में जाकर के पूरा प्रशासनिक कार्यों को संभालना, ये सब काम कौन करेगा? तो ये दोस्तों कार्यपालिका ही करती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का जो मुख्य प्रशासक होता है, मुख्य प्रशासक मतलब कार्यपालिका का जो प्रधान व्यक्ति होता है, जैसे हमारे देश में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। तो वो जो है जितने भी प्रशासकीय कार्य होते हैं ना, उन सब कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। कल से प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी गलत कार्य होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस मुख्य कार्यपालिका प्रशासक की होती है। क्लियर है? तो दोस्तों इस पोस्ट कार्य सिद्धांत को, इसके जो लेटर है ना, ये इंग्लिश लेटर दिख रहे हैं आपको, ये इंग्लिश लेटर, इसके अनुसार ही हमें इसको समझना है। पोस्ट कार्य, ठीक है, पोस्ट कार्य। तो P4 क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लानिंग। O4 हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, अरे भाई अभी अभी नहीं जाना आपको, वापस आइए। P4 क्या हो रहा है? एक मिनट पेन लेते हैं। P4 हो रहा है दोस्तों प्लानिंग। O4 ऑर्गेनाइजेशन। S4 स्टाफ। T4 दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, टी नहीं है, डी है, पोस्ट कार्ब है ये, पोस्ट कार्ब, ठीक है ना। तो टी को डी कर देंगे, एडिट कर देंगे उसको, डोंट वरी, पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो D4 हो जाएगा आपका डायरेक्शन, और C4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, एंड R4 रिपोर्टिंग, एंड B4 बजटिंग। तो ये सात सिद्धांत दोस्तों दिए गए हैं पोस्ट कार्ब सिद्धांत के द्वारा। ये 7 बातें कही गई है, और प्रत्येक लोक प्रशासक इनको फॉलो करता ही करता है पूरे अपने प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत, ठीक है। एक एक को अब देखिए ना यार, नाम से ही आप क्लियर समझ जाएंगे इसको, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं। देखिए, प्लानिंग करना सबसे पहला कार्य मुख्य प्रशासक का क्या होगा दोस्तों? प्लानिंग करना मतलब एक योजना बनाना। उसके बाद में संगठन बनाना, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण करना, ठीक है ना। फिर कर्मचारी नियुक्त करना, पूरा स्टाफ तैयार करना अपने काम करवाने के लिए। उसके बाद उस स्टाफ को निर्देश देना, उस स्टाफ को ऑर्डर देना, एक डायरेक्शन देना, ठीक है। इसके बाद में विभिन्न स्टाफों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना, है ना। उसके बाद दोस्तों उन जो विभाग उन्होंने बनाए हैं, जो स्टाफ बनाया है, जो विभाग बनाया है, उन विभागों से रिपोर्ट लेकर उनकी रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग करने के बाद में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य इसका रहता है, वो रहता है दोस्तों बजट का। किसका? बजट का। क्योंकि वास्तविक रूप से कितना खर्च फील्ड के अंदर होने वाला है, इसका अनुमान कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका को देती है, तब जाकर के वो अपना बजट बनाते हैं। तो बजट बनाने में कार्यपालिका की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। चलिए इन 7 ही पॉइंटों को दोस्तों अंदर चलकर एक एक करके इनको थोड़ा सा स्पीड से समझ लेते हैं। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है, पढ़ेंगे बिल्कुल समझ आएगा। बुक में और यहाँ लेक्चर में सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस होता है कि बुक में दोस्तों जो है, जो नहीं पढ़ना है ना, वो भी दिया जाता है, तो बहुत कुछ एक साथ डाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो क्राइटेरिया होता है समझने का, उससे बाहर चला जाता है ना। अगर हमें सभी चीजें एक साथ दिख जाए ना, तो उसको हम आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं, मतलब उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, और आसानी से कोई अगर टॉपिक हम एनालाइज कर ले तो वो ऐसे ही याद हो जाता है, उसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वही काम तुम यह करते ताकि आपको एक साथ, अब जैसे पोस्ट कार्ब का सिद्धांत है, एक साथ आपने देख लिया ना, अब आपके दिमाग से वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो। क्या कार्यपालिका 2 प्रकार के काम करती है, 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी? राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, जो अपने दल और अपने सरकार के हित में काम करेगी, हमेशा जनता का जो है जनमत जुटाने का काम करती रहती है, ठीक है, मुख्य कार्यपालिका। इसके अलावा जब हम प्रशासनिक कार्यों की बात करते हैं, तो भाई प्रशासनिक तो पूरे की तरह पूरे देश के जितने भी प्रशासनिक कार्य है, पूरे उसके सर पे रखे हुए हैं, सब कुछ उसको ही करना है। तो अब ऐसे में इतना बड़ा दायित्व निभाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? तो लूथर गुलिक ने जो सिद्धांत दिया था पोस्ट कार्ब का, उस सिद्धांत के अनुसार वो काम करता है, उसका काम आसानी से हो जाता है। और उसी सिद्धांत के 7 जितने भी लेटर हैं, उन 7 लेटरों को हमें यहाँ पर एक एक करके समझना है ना। तो उसी 7 लेटरों को हमें यहाँ पर समझना है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग की, मतलब योजना तैयार करने की। तो मुख्य कार्यपालिका का सबसे पहला काम होता है योजना बनाना। तो प्रशासन के उद्देश्य, उसकी प्रशासन का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसका संगठनात्मक स्वरूप का निर्धारण जो करता है वो मुख्य कार्यपालिका ही करती है। किस किस का दोस्तों? भाई प्रशासन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, इसकी प्लानिंग करना, ठीक है ना।
उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से काम करेंगे, तो इसकी एक पूरी प्रोसेस, एक प्रक्रिया का निर्माण करना कार्यपालिका ही करेगी। इसके अलावा पूरा संगठनात्मक स्वरूप, भाई पूरा एक संगठनात्मक रूप से होना चाहिए सारे कार्य। ऐसा नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं दूसरा काम बिगड़ गया, दूसरा चल रहा है तो तीसरा काम बिगड़ गया, है ना। तो इसीलिए प्रत्येक प्रकार के काम के लिए अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग स्टाफ नियुक्त कर दिए जाते हैं, और उन स्टाफों की समय समय पर रिपोर्टिंग होती रहती है, उनका निरीक्षण होता रहता है ना। ये सारे काम कौन करेगा दोस्तों, तो ये कार्यपालिका करती है। तो उसके लिए योजना पहले से बन जाती है प्रत्येक का, कि किसका निरीक्षण कितने समय बाद करना है, किसको कौन सा कार्य सौंपना है, किसी कार्य में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लॉस होता है, कोई दुर्घटनाएं घटती है, तो उसका दायित्व किसके ऊपर रहेगा, ये सारी योजनाएं पहले ही बना ली जाती है। और ये योजना दोस्तों मुख्य कार्यपालिका ही बनाती है ना। तो इस प्रकार से अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्यवस्थापिका निर्णय लेती है। भाई अधिकांश क्या, लगभग सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश है ना, सब में जो योजना बनाने का काम है, अधिनियम बनाने का काम है, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, दरअसल भूमिका क्या, जो काम होता है ये बनाने का, जितने भी अधिनियम या योजनाएं बनाने का काम होता है वो विधायिका ही करती है। लेकिन निर्णय निर्णय का मुख्य दायित्व जो है कार्यपालिका का ही होता है, वो कार्यपालिका का ही होता है। नाम मात्र की, जैसे कि दोस्तों कोई अधिनियम बनकर के जनता में आना है देश को संचालित करने के लिए, उसका वास्तविक अनुभव खुद सोच के देखिए ना, अपना लॉजिक लगाइए, खुद सोच के देखिए, तो उसका वास्तविक नॉलेज किसको रहता है? क्या संसद में बैठने वाले उन सफेद पोशाक को रहता है जो अधिनियमों का निर्माण करते हैं, या फिर उस व्यक्ति को रहेगा जो वास्तविक रूप से जनता के बीच में आके काम कर रहा है ना। तो मुख्य जो निर्णय होता है इसको लेने का, अधिनियम बनाने का, वो कार्यपालिका का ही होता है। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहला काम इसका, वो सबसे पहली शक्ति जो होती है वो अधिनियम निर्माण करने की होती है, योजनाएं बनाने की होती है। ठीक है, दूसरे काम की अगर दोस्तों हम बात करें तो ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करना। थोड़ा सा यार और दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड में P फॉर ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इसकी मिस प्रिंट भी हो सकती है, इसको चेक करके हम इसको एडिट बाद में करवा देंगे, ठीक है ना। या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका जो है जो भी एरर होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन करना और ऑर्डर देना आप खुद समझ रहे ना डिफरेंस है, ठीक है। तो शायद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्डर हो सकता है। थोड़ा सा पोस्ट कार्ड, अब चूंकि पोस्ट कार्ड नियम तो बहुत पहले लूथर गुलिक साहब के द्वारा दिया गया था, वो शायद जो है ये ज्यादा इतना वो भी नहीं, क्योंकि जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं ना तभी हमारे ये सामने आता है, इसके अलावा ज्यादा हमें इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना। तो इसको देख लेंगे। निर्देश देना मुझे ये हिंदी वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर देना। तो अब क्या होता है कि दोस्तों प्लानिंग कर ली जाती है, प्लानिंग करने के बाद में जो मुख्य कार्यपालिका होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, हम भारत की अगर बात करें तो ये प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी होता है। मुख्य कार्यपालिका का जो प्रमुख अधिकारी होता है, देखिए यहाँ पर हम मुख्य कार्यपालिका के जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ ना अधिकारी, हम उसी को बोल रहे हैं मुख्य कार्यपालिका। हम उस पद की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं जो कार्यपालिका के सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में कार्यपालिका के सबसे टॉप पर कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। तो हम डायरेक्टली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जब भी मुख्य कार्यपालिका बोलेंगे तो समझ जाना यार ये तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सभी पूरे जितनी भी प्रशासनिक क्षेत्र प्रशासन है उसका सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मुख्य कार्यपालिका जो है ये प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और अधिकारी है तो भाई वो क्या करेगा, अपने अधीन जितने भी उनसे अधीनस्थ अधिकारी होंगे उन सबको क्या करेगा, ऑर्डर देगा ना काम करने के लिए। तो अपने कर्मियों को, अपने अधिकारियों को आदेश देता है, और इन आदेशों का पालन उनके लिए करना अति 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 आवश्यक होता है, ठीक है। ऑर्डर में सिर्फ इतना ही कि अधिकारी मुख्य कार्यपालिका होता है,
वो प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसलिए वो सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यों को करने के लिए वो निर्देश देता है, ऑर्डर देता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पोस्ट कार्य में, तो थर्ड लेटर हमारा है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का अब देखिए, प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए या कहें कि इस प्रकार के मुख्य कार्यपालिका को काम करने से पहले उसे जो है अच्छी तरह से उसको एक प्लानिंग करना होता है, नियोजित करना होता है, नियोजित करना होता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि एक अलग अलग स्टाफ, जैसे कि एक स्टाफ है दोस्तों आपका नगर पालिका ले लीजिए, आप नगर निगम ले लीजिए, है ना। और एक स्टाफ आप कोई, जैसे कि हम ले लेते हैं दोस्तों, चलिए नगर निगम उसको हटाइए, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक हम पुलिस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें एक आईपीएस वो अधिकारी ले लीजिए जो सिर्फ कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहा है, और एक आईपीएस अधिकारी वो ले लीजिए जो सिर्फ फील्ड में काम कर रहा है। तो वैसे बोलने में या पोस्ट ये पद के आधार पर तो दोनों हमें देखने में एक जैसे लगेंगे, सेम लगेंगे, परंतु जब हम उनके वास्तविक नॉलेज की बात करेंगे तो जो सिर्फ कार्यालय में बैठ करके कार्य कर रहा है एक आईपीएस अधिकारी, क्या उसको फील्ड का वास्तविक नॉलेज होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कभी भी फील्ड में आकर कार्य नहीं किया, सिर्फ उसने अपनी फाइलों के अंदर सिर्फ कार्यालय में काम किया है। और जो आईपीएस अधिकारी फील्ड में काम कर रहा है, क्या उसे कार्यालय की डॉक्यूमेंट्री के बारे में नॉलेज होगा? तो दोस्तों नहीं होगा, होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, है ना। तो अब चूंकि अब जो इनके प्रधान है राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका, उन्हें तो पता है ना कि यार प्रत्येक कार्य को करवाने के लिए अलग अलग लोगों के होना आवश्यक है, प्रत्येक कार्य का अलग एक स्टाफ होना जरूरी है। तो इसी के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं ताकि अच्छे से सटीक रूप से काम हो सके। उसी को कार्य कह दिया गया है स्टाफिंग, स्टाफिंग करना। क्लियर है। नेक्स्ट में जाकर दोस्तों डायरेक्शन देना। अब भाई लोक संपर्क का आयोजन करना, जरा समझिए डायरेक्शन क्यों जरूरी है कि लोक प्रशासन की सफलता के लिए, ताकि एक सफलता पूर्वक प्रशासन चल सके, एक देश में प्रशासन का संचालन सफलता पूर्वक हो सके, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है दोस्तों जनता के सहयोग की। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो कितना ही बड़ा अधिकारी आकर के भेड़ जाए, कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आके भेड़ जाए, वो अपने देश की सरकार का संचालन नहीं कर सकता, देश का संचालन नहीं कर सकता। जहां पर बार बार दंगे होते रहते हो, बार बार जनता जो है आंदोलन करती रहती हो, जनता संतुष्टि नहीं हो, तो सबसे प्रमुख कार्य होता है कार्यपालिका का कि वो जनता का समर्थन प्राप्त बना के रखे, जनता का सहयोग बनाकर रखे, उसी को कहा गया है जन सहयोग। तो जन सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी देश के संचालन के लिए। तो उस जन सहयोग को प्राप्त करने के लिए लोक संपर्क को प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था करना मुख्य कार्यपालिका का सबसे, या कहें कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्लियर है ना। बस सिंपल शब्दों में जनसंपर्क बनाना मुख्य कार्यपालिका का एक प्रधान काम है, महत्वपूर्ण कार्य है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अब इसको दोस्तों आप सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए कि यार अलग अलग विभाग है। अगर एक देखिए अलग अलग विभाग तो है, परंतु एक कहीं ना कहीं एक चेन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। एक विभाग का दूसरे विभाग से, दूसरा विभाग के तीसरे विभाग से संपर्क बना रहता है, वो जरूरी भी है अगर किसी भी नियम का हमें अच्छे से संचालन करना है तो। ठीक है ना। तो इन परिस्थितियों में जो विभाग अलग अलग है, उन विभागों में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक अच्छा संपर्क बना रहे, ये जरूरी होता है। तो वही कोऑर्डिनेशन करने की ही बात यहाँ पर की गई है। कोऑर्डिनेशन में एक विभागों के बीच में जो है अच्छे से संपर्क समन्वय बना रहे। तो प्रशासकीय उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विभागों के स्वरूप और आकार, कार्य पद्धति, इनका निर्धारण मुख्य कार्यपालिका ही करती है। मुख्य कार्यपालिका विभागों के निर्माण और पुनर्गठन की प्रक्रिया में निरंतर लगी रहती है। इनका समन्वय बना रहे, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। इस सब के अलावा जो है किस किस प्रकार के विभागों की स्थापना की जानी चाहिए, कौन से विभाग को डिसमिस किया जाना चाहिए, ये सारे कार्यों में मुख्य कार्यपालिका हमेशा लगी रहती है, सोचती रहती है। इसी को हमने यहाँ पर कह दिया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ठीक है दोस्तों। जहां पर भी ये पोस्ट कार्ड में देखिए, मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है पोस्ट कार्ड पर, लेकिन जो हम व्याख्या कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सटीक 100% बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ पोस्ट कार्ड के जो लेटर में जहां पर मुझे लग रहा डाउट हो रहा है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पोस्ट कार्ड याद जरूर रखना है।
डोंट वरी, जो भी इसमें एरर होंगे वो हम समाप्त कर देंगे, आप निश्चिंत होकर बस पढ़ते रहिए। जो हम व्याख्या कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हिंदी में जितना भी टाइप हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। बाकी हो सकता है पोस्ट कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन उसको ठीक कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल ना ले। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों रिपोर्टिंग करना, तो प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण करना, ठीक है। भाई जो विभाग कार्य कर रहे हैं उनका निरीक्षण करना भी जरूरी है ना, आपने विभाग बना दिए, अब वो भले मानुष काम नहीं कर रहे हैं, बस विभाग के नाम पर बस लेकर बैठे हुए, विभाग का नाम और बस वो काम नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे प्रशासन चल पाएगा, है ना। तो उसका निरीक्षण करना भी जरूरी है, ठीक है। हालांकि निरीक्षण अधिकारी भी वो तो छोड़ो, उस बात को नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। सरकारी कार्यालय है, सरकारी विभाग है, जिस विभाग को भी सरकार नियुक्त करती है, प्रत्येक विभाग में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रहती है। वो सबसे बड़ी जो कमी रहती है दोस्तों हमारे प्रशासनिक विभागों में, वो है सबसे बड़ी कमी, वो है भ्रष्टाचार। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार आपको भर पल्ले देखने को मिले, भर। तो मुख्य कार्यपालिका अपने अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों से नियमित रूप से सूचना प्रतिवेदन प्राप्त करती है। उनके कार्यों की जांच के लिए मुख्य कार्यपालिका विशेष विभाग की स्थापना करती है। अब देखिए, विभागों की जांच करने के लिए भी विभागों की स्थापना की जा रही है, समझिए बात को। विभागों की जांच करने के लिए विभागों की स्थापना की। आप सोचते होंगे ना कि यार इतना पैसा सरकार के पास आता, पैसा जाता कहाँ है। तो मेरे भाई ये विभाग इतने सारे तो यहाँ पर विभाग बना दिए गए हैं। अब सोचिए प्रत्येक अधिकारी की सैलरी अगर आप दोगे तो कहां से आएंगे, कहां कहां जाएगा पैसा, समझिए ना आप खुद ही, कितने विभाग है, विभाग के ऊपर विभाग, विभाग के ऊपर विभाग, मतलब इतना कि जब पढ़ोगे ना पूरा प्रशासन तो बस दिमाग ही खराब हो जाएगा। एक पल लगेगा कि यार वाकई में क्या कोऑर्डिनेशन है हमारा, क्या समन्वय किया हुआ है, कितने मस्त तरीके से विभाग बनाए हुए हैं, किस विभाग का किस प्रकार से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन दूसरे पक्ष भी तो सोच के देखिए ना, इनको भी सैलरी भी तो जाती होगी, इनका जो मेंटेनेंस है, इनका जो खर्चा है, इन विभागों का मेंटेनेंस है, वो भी तो होता होगा, कितना पैसा खर्च होता होगा यार, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वो तो बस एक बार अच्छे से पहले प्रशासन को पूरा अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आप खुद ही इस चीजों को एनालाइज करने लग जाएंगे, है ना। चलिए छोड़िए अब इन बातों को, तो अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है। जब कभी अच्छे से मूड में होंगे तब इस पर भी अच्छे से बात करेंगे, प्रशासन पर भी। और विशेष करके ये टॉपिक जहां तक मुझे लगता है जब हम राजनीतिक दलों की बात करेंगे तब ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक छेड़ने वाला है ना। क्योंकि तो राजनीतिक दलों में हमें जो है हमारे जोन से बाहर निकलकर ही हमें बात करनी होती है, तभी जाकर के वो समझ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, बस इतना याद रखना आप लोग कि मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख काम होता है कि जो विभाग उन्होंने बनाए हैं उन विभागों की जांच करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए भी अलग से विभागों की स्थापना की जाती है, और उन विभागों के द्वारा ही अन्य विभागों पर ध्यान रखा जाता है, नजर रखी जाती है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों बजटिंग। बजटिंग तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ कि कुछ एरर आ रहे हैं इसमें, कुछ एरर आ रहे हैं। प्रशासन कर्मियों की भर्ती एवं नियुक्ति, अब प्रशासन कर्मियों की भर्ती और नियुक्ति, तो इसमें बजटिंग कहीं से कहीं तक इसमें ये इंक्लूड नहीं है, देखिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों पोस्ट कार्य को सिर्फ अलग से याद रखना। मैंने सभी लेटरों के आपको मतलब बता दिए हैं, सभी लेटरों के मतलब बता दिए हैं, उन लेटरों के नाम याद रखना। और मैं आपको दोनों ही समझा चल रहा हूँ, जो इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं हिंदी में ये अलग मेथड है, और जिसको हम जो पोस्ट कार्य के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको स्पष्ट बताते गया हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको समझा दिया, जैसे रिपोर्टिंग का काम क्या हो जाएगा, बजटिंग का काम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ये मैं तक क्यों बोल रहा हूँ मालूम है आपको एरर का, अरे अगर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि पोस्ट कार्य को समझ लिया आपने, इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर बोला बजटिंग, भाई बजटिंग का काम क्या होगा, जितना प्रशासन में खर्च हो रहा है उसके कार्यों में जितना, अरे मान लेते हैं कि विधायिका ने कोई एक अधिनियम पास कर दिया कि जनता के बीच में ये सुविधा हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। तो अब उस सुविधा को प्रोवाइड करने में कितना खर्चा आएगा क्या विधायकों को पता है, भाई वो कौन अनुमान देगा, उसका कार्यपालिका ही देगी ना, क्यों, क्योंकि जनता के प्रत्यक्ष टच में तो कार्यपालिका है, तो वही अनुमान लगा के बताएगी विधायिका को साहब इतना खर्चा लगभग आ सकता है, और उसके हिसाब से फिर वो विधायिका अपना प्लानिंग करेगी, अपने नियम बनाएगी, ठीक है ना। तो अब ये जो बजटिंग का जो काम करती है ये कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, ये मान लीजिए कार्यपालिका के ही पूरे अनुमान होते हैं, पूरा प्रत्यक्ष निर्देशन उनका ही होता है,
उसके बाद ही विधायिका कोई ये बजट तैयार कर पाती है ना। तो इसको साइड में हटाइए। अब यहाँ पर पढ़िए, फिर प्रशासन कर्मियों की भर्ती और नियुक्ति। प्रशासन कर्मियों की भर्ती एवं नियुक्ति, तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ही प्रशासन कर्मियों की नियुक्ति और पदोन्नति का कार्य करता है। अब जरा समझिए भाई, मुख्य कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति, यही अधिकारियों की ही प्रशासन कर्मियों की, प्रशासन के, अरे यार जो मुख्य अधिकारी है, मुख्य कार्यपालिका है, उसके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उन सबकी नियुक्ति काम कौन करता है? भाई राष्ट्रपति तो करते हैं यार। अगर आपने संविधान थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो आप, अरे संविधान नहीं पढ़ते हो आप खुद सो देखिए, जब भी कोई, हम जैसे मान लेते हैं कि राज्यपाल आया, कौन करता नियुक्ति? राष्ट्रपति साहब करते। जितने भी आईपीएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका ही करता है ना, उनके नाम से ही होती है, उनके नाम से ही होती है। ठीक है, तो प्रशासन कर्मियों की सेवा मुक्ति, उनको पद से हटाने का काम भी इनके द्वारा ही किया जाता है, मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही। तो इन नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार भी जो है मुख्य कार्यपालिका को ही होता है। तो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम मुख्य कार्यपालिका, उनको पद से हटाने का काम मुख्य कार्यपालिका, और जो नियम है जिसके द्वारा इनको नियुक्त किया जा रहा है, उन नियमों में परिवर्तन करने का काम भी मुख्य कार्यपालिका ही करती है। क्लियर दोस्तों? अब फिर से मैं आपको एक बार और वापस से रिवाइज करवा दूं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन हो जाए द एंड। आपको करना क्या है समझिए। कुछ पॉइंट यहां पर मिस हुए हैं, लेकिन आपको आपकी स्टडी के अनुसार चलना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये जो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसमें से ये इंग्लिश वर्ड जो हमारे पोस्ट कार्य के हैं, इनको हटा दीजिए। सबसे पहला काम, 2-3 काम करने हैं आपको, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सबसे पहले इन वर्डों को, जितने भी इंग्लिश वर्ड है, इनको हटा दीजिए। पोस्ट कार्य को कर दीजिए अलग। कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि पोस्ट कार्ड में जो ये 7 लेटर है, इसमें किसी में भी डाउट है आपको? प्रत्येक लेटर का अर्थ समझ गए आप लोग? ठीक है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोस्ट कार्ड सिद्धांत को समझाइए, या लूथर गुलिक द्वारा दिए गए पोस्ट कार्ड सिद्धांत को समझाइए, तो क्या आप इन 7 ही लेटर के अर्थ को नहीं समझा पाएंगे? अब मैं अगर बोलूंगा तो बिल्कुल 100% आप समझा पाओगे। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग अर्थ हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं हम मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों की। तो उन कार्यों के अंतर्गत दोस्तों हमने जो अभी अंदर पढ़ा है, जो 7 पॉइंट हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट, नीति का निर्माण करना, मतलब योजना निर्माण करना। दूसरा, निर्देश देना। तीसरा देखा दोस्तों हमने प्रशासकीय कार्य का नियोजन करना। फिर लोक जनसंपर्क को जुटाना या लोक संपर्क का आयोजन करना, संगठन का स्वरूप निर्धारित करना। उसके बाद में हमने 2 अन्य देखे कि प्रशासन पर नियंत्रण रखना या उसका परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और कर्मियों की भर्ती करना। ये 7 पॉइंट हमने प्रशासनिक कार्यों के देखे मुख्य कार्यपालिका के। इनको आप, क्या इसमें भी कोई डाउट है? ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि दोस्तों इन सबका मतलब एक ही है। आप जब शब्दों को पकड़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि जितने इंग्लिश वर्ड है, जो हमारा पोस्ट कार्ड वाले जो इंग्लिश वर्ड है, इनको साइड में निकाल लीजिए, उसको अलग से रीड आउट कर लीजिए, और जो हमने हिंदी में जितनी भी इसकी व्याख्या देखी है, वो उसको आप मुख्य कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत समझ लीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लेना। अगर नहीं कर पाओ दोस्तों तो मुझे अधिकतम मात्रा में कमेंट कर देना। इसी लेक्चर को मैं दोबारा से पोस्ट कार्य को अलग करके, पहले सेशन में हम पोस्ट कार्य को समझ लेंगे, उसके बाद में हम जो है मुख्य कार्यपालिका की प्रशासनिक शक्तियों की चर्चा कर देंगे। ठीक है, अधिकतम मात्रा में अगर आप लोगों की कमेंट आती है इस लेक्चर को दोबारा लाने की, तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे आप लोगों की समझदारी पर पूरा यकीन है, आप कर लेंगे जितना मुझे उम्मीद है दोस्तों। ठीक है ना? तो सेकेंड यूनिट हमारी यहीं पर हो जाती है एंड, लोक प्रशासन की। दोस्तों कोई भी कंफ्यूज ना रहे यार, आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, एमए कर रहे हो, बीए एलएलबी है आपका, बीकॉम है आपका, बीएससी है आपका। दोस्तों अगर आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो यही मिलेगा पढ़ने को आपको।
कोई सा भी सेम पढ़ रहे हो, सबका यही है टॉपिक। अगर लोक प्रशासन में बताइए मुझे मुख्य कार्यपालिका की शक्ति की बात करना है, तो क्या फर्स्ट ईयर में आपको अलग शक्तियां पढ़ाई जाएगी क्या यार? या सेकेंड ईयर में अलग पढ़ाई जाएगी? बीकॉम करो तो क्या अलग पढ़ोगे? एलएलबी करो तो क्या अलग पढ़ोगे? सब दोस्तों यही है ना। बस आपका काम यह है कि देखिए ये जो लोक प्रशासन हम अभी पढ़ा रहे हैं किस सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं? बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अनुसार। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, या आप एमए में हैं, या आप बीईडी कर रहे हैं, या आप दुनिया का कोई सा भी दूसरा कोर्स कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लोक प्रशासन पढ़ना है तो आप बस खाली इसका टॉपिक मैच कर लीजिए। क्या ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं मुख्य कार्यपालिका आपके सिलेबस में किसी भी रूप में है या नहीं है? अगर है तो निश्चिंत तो होकर के पढ़िए, 100% कवर होगा। कभी टीचर की बात भी तो मना करें यार थोड़ा सा, है ना। चलिए नेक्स्ट सेशन दोस्तों जो होगा हमारा यूनिट थर्ड में भर्ती को लेकर होगा। किस प्रकार से भर्ती की जाती है, यहाँ पर किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, लोक प्रशासकों की जितने भी लोक प्रशासक है उनकी भर्ती नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, हर लेक्चर में आप लोगों को बोलते हैं हम। वैसे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमको कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको बोल रहे हैं दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, ज्वाइन इसको कर लेंगे तो इससे क्या होगा, सभी नोट्स आपको यहीं पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, सभी लेक्चर की लिंक आपको मिलती रहेगी। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर, कृपया करके कॉल ना करें इस पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ताकि आप अपनी सभी समस्याओं को व्हाट्सएप नंबर पर बता सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।